हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटी। मतलब जो पहले की सिटीज़ थी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग है सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। मतलब एक ओल्ड बिल्डिंग, एक पुराने भवन को सेव करना, सुरक्षित करना। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. "Look at the architecture," said one of the men. "Have you seen the fine wood carving?" asked one of the women. "We must write to the minister so that she makes arrangement to repair and preserve this beautiful house." Why, they wonder, would anybody be interested in the old run down house? अब क्या होता है, यहाँ पर जसपाल और हरप्रीत दोनों के बारे में बताया जा रहा है। जसपाल और हरप्रीत दोनों अपने गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतिया घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो कितनी सुंदर है। मतलब जो इसका आर्किटेक्चर है उसको देखो कितना सुंदर है। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर कारीगरी या फिर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। यहाँ पर आपको एक इमेज भी दिख रही है, जसपाल और हरप्रीत की है। अब यहाँ पर हमें द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, मतलब जो हड़प्पा थे उनकी स्टोरी के बारे में बताया गया है। अब हड़प्पा कौन थे, क्या थे, ये सब बातें हम इस चैप्टर में जानेंगे। Very often, old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. To them, it seemed like a mound that was rich source of ready-made, high-quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old building of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. अब यहाँ पर बोला गया है कि अक्सर पुरानी जो इमारत रहती है उनकी कहानी होती है कुछ। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो जो लोग रेलवे लाइनें बिछा रहे थे ना, मतलब जो इस काम में जुटे हुए थे जैसे इंजीनियर, उनको अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हज़ारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो गई। उसके बाद About 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. उसके बाद लगभग 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर सब कॉन्टिनेंट के सबसे पुराने शहरों में से एक है। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो रहते हैं ना, वो हमारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और हमें बताते हैं उसके बारे में कि क्या हुआ था पहले और कैसे हुआ था। As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappan. This city developed about 4,700 years ago. चूँकि शहर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पूरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4,700 साल पहले हुआ था, मतलब 4,700 ईयर्स पहले हुआ था। Very often old buildings are pulled down to make a way for a new construction. Do you think it is important to preserve old buildings? पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते थे। क्या आपको लगता है कि ऐसा करना सुरक्षित है? पुरानी इमारतों को सुरक्षित रख सकते हैं हम ऐसा करके? What was special about the cities? मतलब अब ये जो सिटीज़ थी उनकी क्या विशेषताएं थी, उनके अंदर क्या अच्छा था। Many of the cities were divided into 2 or more parts. अब इनमें से बहुत सारी सिटीज़ को 2 या 2 से ज़्यादा भागों में बांट दिया गया था। Usually the pass to the west was smaller but higher. अब जो वेस्ट का पार्ट था वो छोटा था पर लंबा था,
और आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल, और आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको सिटाडेल बोला. जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, और जो ईस्ट का पार्ट था वो लार्जर था और लोअर था, इसलिए उसको लोअर टाउन कहा गया. Very often walls of baked brick were built around each part. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. अब यहाँ पर बोला गया है कि दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी. इसकी ईंटें इतनी अच्छी और पक्की थी कि हज़ारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं. दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे दीवार खूब मजबूत रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे और टूटे नहीं. इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल. फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ड इन द एरिया. अब कुछ सिटीज़ में जो स्पेशल बिल्डिंग थी उनको सिटाडेल पे कंस्ट्रक्ट किया जाता था. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोहनजोदारो एक में खास तालाब बनाया गया था जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ कह के बुलाया था. ये बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में बनाया गया था. दिस वॉज लाइन्ड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार. दिस वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम 2 sides while there were rooms on all sides. Water was probably brought in from a well and drained out after use. Perhaps important people took a dip in this tank on special occasion. इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था. इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी. इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे. इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था. उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था. शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे. मतलब जो स्पेशल लोग रहते थे वो स्पेशल ओकेशन पर इसमें बात लेते थे. अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड fire altars where sacrifices may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate store houses. कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे. आप लोग यज्ञ तो जानते ही होंगे. हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मतलब स्टोर हाउसेस मिलते थे जहाँ पे जो सामान रहता है उसको स्टोर कर दिया जाता था. अब यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी. ये इमेज है ग्रेट बाथ की. यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ दिख रही होगी दोनों तरफ से. दोनों टाइप से सीढ़ियाँ है और बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में इसको बनाया गया है. हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स मतलब भवन, नाले और सड़कें. जनरली हाउसेस वर ईदर 1 or 2 stories high with room built around a courtyard. इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे. घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. अधिकांश घरों में एक अलग बाथ लेने के लिए जगह थी और कुछ घरों में कुएं भी होते थे. Many of the cities had covered drains. कई नगरों में ढके हुए नाले थे. Notice how carefully this were laid out in straight lines. इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था और हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके. अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी. नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे जिनके जरिए इनकी देखभाल की जाए और सफाई की जा सके. घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध मतलब प्लानिंग से होता था. अब यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पन सिटीज. तो कैसे हड़प्पा के नगरों में ईंटों को अरेंज किया जाता था. यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस फिगर में. इसमें यहाँ पर एक इंसान जो ईंट है उनको अरेंज कर रहा है एक प्रॉपर वे में. अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है लाइफ इन द सिटी. मतलब जो नगर होते थे, जो सिटीज़ होती थी उनमें लाइफ कैसी होती थी, जीवन कैसा होता था. हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस. अब जो हड़प्पन के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, हलचल रहती थी.
There were people who planned the construction of special buildings in the city. यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे. These were probably the rulers. It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted. ये संभवतः यहाँ के शासक थे. शासक यानी रूलर, जो किंग्स रहते थे उनकी बात करी गई है. यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, स्टोन, सारी चीज़ें मंगवाते होंगे. शायद जो किंग लोग रहते होंगे kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves. And there were scribes, people who knew how to write, who had prepared the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. शायद शासक लोग खूबसूरत मन को सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे. इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते थे. मुहरों पर लिखते थे जो गोल्ड के सिक्के रहते थे और बहुत सारी चीज़ें रहती थी जो उन पर लिखाए जाते थे. और अन्य चीज़ें भी मिलती होंगी और लिखे भी जाते होंगे वो अन्य चीज़ पे. और जो चीज़ों पे वो लिखे जाते थे ना, वो अब चीज़ बची नहीं है, वो सर्वाइव नहीं है अब. Beside this were man and woman, craft person making all kind of things, either in their own homes or in special workshop. इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे. लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं जो उनके काम की वस्तु रहती थी उनको ले आते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से, कहानियाँ. मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे. अब यहाँ पर आपको खिलौने भी दिख रहे होंगे. ये पक्की मिट्टी के खिलौने हैं. पहले के टाइम पे सब ऐसे खिलौनों से खेलते थे. जो अभी के टाइम पे इतने सब टेक्नोलॉजी आ गई है तो अब अलग अलग टाइप के खिलौने मिलते, पर पहले मिट्टी के खिलौने ही ज़्यादा चलते थे और बच्चे भी इनसे ही खेला करते थे. न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी. अब नगर और नए क्राफ्ट्स मतलब शिल्प. अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक इमेज. ये है स्टोन वेट्स. इनको हिंदी में बोलते हैं पत्थर के बाट. पत्थर के बाट मतलब स्टोन वेट्स को आप नोटिस करना, इनको कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इनको बनाया गया है. इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था. इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया था. मतलब जो महंगी चीज़ें रहती थी या फिर जो प्रीशियस स्टोन्स रहते थे उनको तोलने के लिए इसको बनाया गया था. और यहाँ पर आपको बीड्स भी दिख रही है. बीड्स ये सोने की बीड्स हैं. अब चलिए पढ़ते हैं हम. लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़. आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ें जो हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुई है. Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal including copper, bronze, gold and silver. आर्कियोलॉजिस्ट को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई है. तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते हैं. सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते हैं. यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स थे. इनको हिंदी में बोलते हैं मन के बाट और फलक. अब यहाँ पर आपको इमेज भी दिख रही होगी ब्लेड्स की. यहाँ पर आपको बीड्स की इमेज दिख रही है. Many of these were made of the carnelian, a beautiful red stone. The stone was cut, shaped, polished, and finally a hole was bored through the center so that a string could be passed through it. मध्य में मतलब आपको मध्य में बाएं मन के इनमें से कई कर्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे. पत्थरों को काट कर और उनको तराश कर मन के बनाए गए. इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए. मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक भी है. The Harappan also made seals out of stone. These are generally rectangular. See illustration on page 27 and usually have an animal carved on them. हड़प्पन सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे. इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं. हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे. ये आपको पेज नंबर 6 पे भी आप इसको देख सकते हैं. First metal used in the village you learned about in chapter 2. आपने चैप्टर 2 में
जिन गाँवों के बारे में पढ़ा था, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता है? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? मतलब वॉज स्टोन यूज टू मेक वेट्स? क्या स्टोन को यूज़ करा गया था वेट्स बनाने के लिए? अब जो कॉटन है, कॉटन तो आप जानते ही होंगे। तो कॉटन को 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी और वहाँ पे इसको उगाया जाता था। कपास यानी कॉटन। मोहनजोदारो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मतलब वो हम पहचानते हैं ना किसी चीज़ को, जैसे पहले के लोग कुछ काम करते और अगर हमको उनके बारे में कुछ भी चीज़ मिलती है, जैसे आग से वो करते थे, आग से लकड़ियों से जलाते थे वो आग को, तो हमको अगर लकड़ी मिलती तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो आग जला के खाना पकाया करते थे। तो ये सब बातें हम मतलब हमको उनसे कुछ चीज़ मिलती है ना, तो उनको हम अवशेष बोलते हैं, मतलब रिमेन। कुछ चीज़ बच जाती है ना उनमें से, तो वो। अब अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयोन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। अब हमारी हेडिंग है फेयंस। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, मतलब अनलाइक स्टोन और शेल that are found naturally, faience is a material that is artificially produced। लेकिन फेयंस को आर्टिफिशियली रूप से तैयार किया जाता है, वो कहीं पाए नहीं जाते। A gum was used to shape sand or powder quartz into an object. The objects were then glass, resulting in a shiny, glassy surface. The colors of the glass were usually blue or sea green. Fence was used to make beads, bangles, earrings, and tiny vessels. बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयॉन से बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स और टाइनी वेसल बनाए जाते हैं। Many of the things that were produced were probably the work of specialists। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था, स्पेशलिस्ट ने किया था। A specialist is a person who is trained to do only one kind of work, for example cutting stone और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स। विशेषज्ञ उसे कहते हैं, मतलब स्पेशलिस्ट उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास ट्रेनिंग लेता है, जैसे पत्थर तराशना या फिर किसी चीज़ को चमकाना, मुहरों पर पच्चीकारी करना, किसी भी चीज़ को वो सीखता है और फिर उसमें विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट। पृष्ठ 28 मतलब पेज नंबर 28 पर आप चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी डायरी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी स्पेशलिस्ट मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। जो स्पेशलिस्ट रहते थे वो अपने काम में बहुत ज़्यादा ट्रेन होते थे और एकदम परफेक्ट करते थे अपना काम। एंड सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल की खोज में। Raw materials are substances that are either found naturally such as woods or odds of materials, metals or produced by farmers or herders। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के ऐसा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। एग्जाम्पल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कॉटन को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है और फिर लोग इसको पहनते भी है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे, मतलब वो लोग लाते थे। द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, मतलब हड़प्पा के लोग तांबे को राजस्थान से लाया करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे को लाया जाता था। टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज में हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। टिन जिसे मिक्स कर दिया जाता है कॉपर के संग ब्रॉन्ज प्रोड्यूस करने के लिए, वो उसको अफगानिस्तान या फिर ईरान से लाया जाता था। गोल्ड कॉट हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे
कर्नाटका। अब जो गोल्ड था, जो सोना था, उसको आधुनिक कर्नाटक से लाया जाता था, और जो प्रीशियस स्टोन्स रहते थे उनको गुजरात, ईरान या फिर अफ़गानिस्तान से लाया जाता था। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। अब हमारी हेडिंग है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, मतलब नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। Others living in the countryside grew crops and reared animals. These farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes, and rulers in the cities. We know from remains of plants that the Harappan grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed, and mustard. लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, उसको स्टोर किया जाता होगा पानी को, ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई कर दी जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया करता था। और वो जो लोग रहते थे वो बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। हम गुजरात में हड़प्पन कालीन नगर के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। The city of Dholavira was located in Kadir Belt, also spelled as Bat, and the run of Kuch, where there was fresh water and fertile soil, unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts. Dholavira was divided into three parts, and each part was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways. There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे ढोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभाजित किए गए थे, मतलब अलग अलग कर दिए गए थे, वही ढोलावीरा नगर को 3 भागों में बांट दिया गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। प्रवेश मतलब एंट्री के लिए डोर्स थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा गया पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार बीड्स यानी मनके। बीड्स तो आप जानते ही होंगे, तो बीड्स भी यहाँ पर मिलते थे। बीड्स वो होती है जिनको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, फिर अदर आर्टिकल्स को बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज इन द वॉल हैंगिंग एंड स्कल्पचर एंड मेनी अदर आर्ट वर्क्स। इनको वॉल हैंगिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है और दूसरे कामों के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। बीड एम्ब्रॉयडरी भी होती है। अब हम पढ़ेंगे सील्स एंड सीलिंग्स, मतलब जो सील होती थी, जो मुहर होती थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे।
Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. सील का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके ऊपर जो सील रहती थी उनको लगा दिया जाता था। सील की छाप को मुहरबंदी कहते थे, मतलब सीलिंग कहते थे। जब कोई सील कर देता ना तो उसको बोलते थे सीलिंग। अगर यह सीलिंग टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, और अगर ये टूटी हुई होती थी तो समझ जाओ कि जो सामान है आपका उसको किसी ने हाथ लगाया या फिर कुछ उसमें से निकाला है, कुछ करा है। सील्स आर यूज इवन टुडे, फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज फॉर। आज भी सील्स का प्रयोग होता है, पता लगाओ कि सील्स का प्रयोग किस लिए होता है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, मतलब सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया, मतलब जो दूर दूर से कच्चा माल लाया जाता था वो भी बहुत कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? Why did all this happen? We were not sure. Some scholars suggest that the river dried up. Others suggest that there was deforestation. कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। किसी का कहना था कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारगाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह पता नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे होगा, कैसे जो सारे नगर थे, जो सिटीज़ थी वो फिनिश हो गई, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, सभी इलाकों में तो नहीं हुआ होगा। It appears as if the rulers lost control. In any case, the effects of the change are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south. New cities emerged about 1400 years later. You will read about them in chapter 5 and 8. ऐसा लगता है कि शासक जो रूलर थे उनका नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में आप चैप्टर 5 और चैप्टर 8 में अच्छे से पढ़ेंगे। Elsewhere, find Egypt in your atlas. अब अगर आपके पास एटलस है तो आप उसमें इजिप्ट को ढूंढना। Most of Egypt is a dry desert except for the lands along the river Nile. नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र, मतलब इजराइल का अधिकांश भाग इजिप्ट का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। Around 5000 years ago, king ruled over Egypt. लगभग 5000 साल पहले इजिप्ट में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। आपको यह इमेज भी दिख रहा होगा पिरामिड का। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न और वस्त्र, गहने, बर्तन, हथियार, जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था, मतलब जो उनके सर्वेंट्स होते थे उनको भी उनके संग दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए इजिप्ट में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या आपको लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? अब चैप्टर में बोला गया है कि आप इमेजिन करो कि आप अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदाड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि आप यात्रा कैसे करोगे। आपके माता पिता यात्रा के लिए आपके साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदाड़ो में आप क्या क्या देखना पसंद करोगे।
क्या क्या देखोगे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।